नमस्कार, देख रहे लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। आज हम बात करेंगे न्यू इंडिया की, न्यू टैक्स रिफॉर्म की। टैक्स रिफॉर्म की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले करदाताओं के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम से एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। पीएम मोदी कई मौकों पर ईमानदार करदाताओं की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे टैक्स पेयर के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी और तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। नई सुविधा में जांच कर रहे आयकर अधिकारियों को ना तो करदाता की पहचान होगी और ना ही टैक्स पेयर के पास संबंधित अधिकारी की कोई जानकारी होगी। टैक्स सुधार की दिशा में इस सुधार को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए सिस्टम से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिश खत्म होगी। सिस्टम फेसलेस होने के कारण आयकर विभाग का प्रभाव जमाने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। जो लोग टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के खेल करते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी। यानी ये पूरा सिस्टम पारदर्शी होगा। अब सवाल है कि टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। तो हम बात करेंगे न्यू इंडिया की, न्यू टैक्स रिफॉर्म की। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों से करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, आप भी अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आप ट्रेड एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर अरुण कुमार सर आपसे है। सर, फेसलेस असेसमेंट की बात की गई है प्रधानमंत्री ने और टैक्स पेयर चार्टर लागू करने की बात की गई है। अगर बात करें टैक्स पेयर के बारे में, तो कितना फायदा इससे टैक्स पेयर्स को होगा? देखिए, अभी इसका जो डिटेल है ये तो अभी सामने नहीं आया है कि किस प्रकार से ये सब होगा जी। लेकिन ये मोटी मोटी बात है कि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है वो बहुत ही कम है। जीडीपी का महज 5.3% के करीब आता है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस से और करीब 11.5% आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो हमारे यहाँ अगर ये मान के चले कि जो अभी रिपोर्ट आई थी कि ऑक्सफैम वगैरह की कि 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो करीब 30% आमदनी कमाते हैं देश की, और उसमें वाइट इनकम है, ब्लैक इनकम नहीं है। और ये मान के चलें कि 30% का टैक्स है तो कम से कम वाइट इनकम भी अगर पूरी डिक्लेयर हो तो 9% तो टैक्स जीडीपी आना ही चाहिए था, लेकिन आ रहा है 5.2 या 5.3% के आसपास। तो जितना आना चाहिए था डायरेक्ट टैक्स उसका आधा ही आ रहा है। और अगर ब्लैक इकोनॉमी जोड़ लें तो आप समझिए कि ये 9% से करीब 15-16% हो जाएगा। तो जितना टैक्स आना चाहिए डायरेक्ट टैक्स से उसका 1/3 अभी आ रहा है। तो अब ये सारी चीजें कैसे सुलझेंगी और ये फेसलेस करने से उसका क्या समाधान निकलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। वो डिटेल आने पे क्लियर होगा। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही थी 2005 में, जब जीएसटी की बात हुई थी तो उस समय ये भी हुआ था कि डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाया जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हो सकता है ये कदम जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए हों ये कुछ डायरेक्ट टैक्स कोड के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही हो, पर अभी एक क्लैरिटी नहीं है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत हो रहा है या उससे इंडिपेंडेंट हो रहा है। ये अभी क्लैरिटी सामने नहीं आ पाई है। ये क्लैरिटी जब आएगी तभी कुछ ज्यादा पता लगेगा कि टैक्स में सिंप्लीफिकेशन कितना हो रहा है, टैक्स रेट के स्लैब बदले जा रहे हैं नहीं बदले जा रहे हैं, ये सब अभी सामने नहीं आया है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये लाइन से मैं स्पष्ट जानना चाहूँगी कि सरकार का जो रिफॉर्म में सरकार का जो काम है वो किस तरह से कम होगा? देखिए, ये तो क्लियर यहाँ पर है कि जो पॉलिसी टैक्स की अभी लागू करने की बात की गई है और जो 3 मुद्दों पर फोकस किया गया है वो आज की इकॉनमी को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त के साथ हर चीजों का अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अभी जो टैक्स प्रणाली यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जटिल है, समस्याओं से भरी है। अब ऑनलाइन की तरफ अगर हम सब जा रहे हैं, सब चीज डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटली अगर हम इन चीजों को भी अगर टैक्स को यहाँ करते हैं तो कई चीजों का फायदा है। जैसे कि एक तो आम आदमी का सीधा फायदा है, और आम आदमी का फायदा इस बात से है कि भले उसको थोड़ा सा पैसे में फायदा ना मिले, क्योंकि वो हो सकता है कि टैक्स के अधिकारियों को थोड़े पैसे दे करके अपना टैक्स कम करा ले, उससे सरकार का रेवेन्यू लॉस हो, लेकिन इस बात का फायदा है कि अब आपको मेंटल टेंशन सबसे आराम रहेगा, उसका कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो
प्रधानमंत्री जी ने बोली, वो बोली कि हम पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर था 134 का और अब हमारा नंबर है 63 का। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहला जो डर पैदा होता है वो होता है कि चीज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन टैक्स को लेकर के जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटेंगे, और उसकी तरफ ये पहला कदम है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो विचार अभी रखे हैं ये एप्लीकेबल होंगे और काफी फायदा होगा। देखिए, एक आम आदमी को सबसे बड़ा डर है, आम आदमी इस चीज से दूर भागता है कि टैक्स का क्या है। कोई स्कूटनी आ जाती तो पूरा घर डर जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि स्कूटनी आ गई, या ऐसा क्या हो गया कि मैंने रिटर्न फाइल किया और मेरा गलत हो गया। उसके बाद अगर सब चीज अच्छा भी होता है तो भी एक इनकम टैक्स अधिकारी आपको कहता है कि आप ऑफिस आइए, आके मिलिए, अब बात करिए। कुछ भी ना होने के बावजूद भी उससे कहीं ना कहीं से उससे ठगी की जाती है, उससे पैसे वसूले जाते हैं या फिर उसको एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमने इससे पहले सीसीडी के एक जो ओनर थे उन्होंने अपनी खुद सुसाइड कर लिया था इसको लेकर के, टैक्स से परेशान होकर के, और अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था। तो कहीं ना कहीं से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अब आसान होगा और टैक्स पेयर में सबको फायदा है, चाहे वो अब हम सैलरी वाले हों या फिर बिजनेस वाले हों। अगर ऑनलाइन होता है तो जरूरत नहीं है आपको अपना समय बर्बाद करने के, आप ऑनलाइन उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आप आंसर रिप्लाई कर दीजिए, डॉक्यूमेंट पेश कर दीजिए। तो बहुत ही सुविधाजनक ये जो है वो कदम है और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफी हद तक यहाँ पर प्रमोट करने की बात की है और इसी वजह से टैक्स प्रणाली को काफी ईज ऑफ किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है कि सब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है, जिस तरह से नया रिफॉर्म की बात हुई है, ट्रेड क्षेत्र की बात करें तो कितना फ़ायदा इससे होने वाला है और क्या कुछ बदलाव होंगे ट्रेड क्षेत्र में इससे? देखिए देसा जी, बहुत बढ़िया बात अभी हमारे रवि सिंह जी कह रहे थे, रवि जी, कि बहुत ज़्यादा फायदा इससे होगा। देखिए, हर चीज़ आज हमारा देश, अगर हमारे देश को विकास करना है, हमारे देश को और देशों के उसमें लाना है, कनाडा की उसमें लाना है, अमेरिका की उसमें लाना है, तो हमारे जो सोच चल रही है मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, सरकार की, जो ईमानदार बिजनेसमैन है, जो ईमानदार आम आदमी है, जो ईमानदार करदाता है, उनको सम्मान मिले, उनका टाइम बचे। उनका जो टाइम बचेगा वो टाइम ऑनलाइन से ही बचेगा, क्योंकि ऑनलाइन से आदमी हर काम घर बैठ के कर सकता है, अपनी हर बात की अपील कर सकता है, और इससे भ्रष्टाचार को अंकुश लग गया। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में आज जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये जितने भी मुझे कैसे वो किस बात का वो नहीं है कि जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब ऐसी जगह पर है जहां पर पब्लिकली वहां जाना पड़ता था, वहां शोषण होता था, वहां बिना बात के नोटिस दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि आदमी आएगा, आदमी बैठेगा, आदमी अपनी फाइलें सही कराएगा। ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा। आप घर बैठ के अपील कर सकते हो, आप घर बैठ के जो ईमानदार आदमी है अपनी बात का जवाब दे सकते हैं, अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। उनको एक तो मेंटली सुकून मिलेगा, उनका टाइम बचेगा, उनका व्यापार में समय रहेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। लेकिन जो बेईमान है, जो मक्कार आदमी है, व्यापारी, देखिए आज हमारे देश में सारे ईमानदार नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हेराफेरी करते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, जिनको चोरी की आदत पड़ गई है। हालांकि चोरी से फायदा नहीं होता, वो जितना सरकार का चूना लगाते हैं उतना ही हो जाए, उनको आदत चूना उनका वहां चला जाता है भ्रष्टाचार के अंदर। तो आज हमारे देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और हमारे देश को अच्छी तरीके से मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने करा है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार के वो इसमें थोड़ा सा और, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें उम्मीद है कि आज हमारी जो टैक्स का सिस्टम है वो और कंट्री के मुकाबले बहुत कठिन है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो टैक्स का हो, तो उसके अंदर थोड़ा और सुधार करें, उसको और आसान बनाए, जिसके अंदर भाई हम जो टैक्स जमा करते हैं, हमें हर बात में धाराएं हैं, इस तरीके से मतलब उसको इतना इजी कर दें। जैसे हमारी वित्त मंत्री ने तिवारी के बजट के अंदर थोड़ा सा आम करदाताओं के लिए थोड़ा सा बताया था कि भाई आप कि इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख तक, आप उसका फायदा नहीं लेना चाहते हाउस टैक्स का, किसी और का, मेरा मानना है बहुत इजी कर दे उसको और आसानी तरीके से कि आपकी इतनी इनकम में इतना टैक्स देना है, मतलब सिस्टम को और आसानी से लेना है, तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी प्रदीप जी आपके पास। सवाल मेरा प्रोफेसर आपसे है, सर अगर हम भविष्य की बात करें तो देश हित में कितने अच्छे नतीजे इस नई नीति के जरिए आ सकते हैं? देखिए, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, अभी तो कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे सभी ने कहा कि आशा तो है कि इससे कुछ बात समझेगी, पर मैं बताना चाहूंगा कि इस समय करीब 8 करोड़ लोग हैं जो टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव टैक्स पेयर है वो तो करीब 2 करोड़ के आसपास हैं।
यानी कि 1.5% जो जनता है वो इफेक्टिव टैक्स पेयर है, और वहाँ पे इतना स्क्रूटनी संभव नहीं है। जो आखिरी हमारा डिटेल डेटा आया था टैक्स परफॉर्मेंस का 2012 का, उसमें था कि उस समय 5.2 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते थे, लेकिन जो स्क्रूटनी हो पाती थी वो सिर्फ 5 लाख लोगों की हो पाती थी, क्योंकि इतना हमारे पास पैराफर्नीलिया नहीं है, इतने इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। तो हमारा जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अंडर स्टाफ्ड है। कम से कम जितने अभी टैक्स ऑफिसर हैं उससे 2 या 3 गुना ज्यादा ऑफिसर चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि हमारी स्क्रूटनी 0.26% होगी, 1% से भी कम होगी। तो वो उसमें किसका जो होगा वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि स्क्रूटनी किसकी होगी, तो वहां पे भी एक बेनिफिट होगा। पर लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमने पिछले 5-6 साल में कई तरह के रिफॉर्म किए हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था को हम काबू में ला पाएं, और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम भी आई थी। पर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में ज्यादा कुछ नहीं आया था, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। पर डिमोनेटाइजेशन से भी एक काले धन की अर्थव्यवस्था पे ज्यादा कुछ असर पड़ नहीं पाया था। उसके पहले हमने जो फॉरेन मनी बिल है वो लाए थे, और भी जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह भी लाए थे। तो रिफॉर्म तो हमारे यहाँ लगातार चलते चले आ रहे हैं पिछले करीब 20 साल से, लेकिन अभी तक ये काले धन की अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल नहीं हो पाया है। और जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होता है कि वो अगर जो साठ-गांठ कर लें टैक्स ऑफिसर से, तो उनका काफी पैसा बच जाता है। तो जैसे मैंने कहा था कि कम से कम 15-16% तो टैक्स जीडीपी रेशियो आना ही चाहिए था, लेकिन अभी 5.3-5.4% से ज्यादा नहीं आ पाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक जो स्कीम है ये दिखा रही है कि टैक्स पेयर भी करप्ट है और जो टैक्स ऑफिसर है वो भी करप्ट है। तो दोनों को फेसलेस करने से शायद इसमें कुछ सुधार आए। पर ये मैं अक्सर देखा गया है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में समाधान नहीं होती। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पिछले कई सालों से इंट्रोड्यूस किया है कि ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, तो उससे भी सोचा गया था कि फेसलेस हो जाएगा, इससे भी सोचा गया था कि चीजें कुछ बदल जाएंगी। 1980s में पैन इंट्रोड्यूस किया गया था इसीलिए कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सबको ट्रैक किया जा सकेगा, और उससे फिर जो ये फेसलेस एक तरह से हो जाएगा तो उससे परेशानी कम हो जाएगी। तो जब ये सारी स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तभी पता लगेगा कि जो इसमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अभी से एब्स्ट्रैक्ट में अभी नहीं कह सकते कि कितना फायदा कितना नुकसान होगा, कितना काले धन की अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं। पर जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि अभी टैक्स को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर टैक्स कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो उसमें इवेजन आसान हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है ये सारे जब ब्लैक इनकम का जनरेशन बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे शेल कंपनीज पे भी अंकुश लगाया गया है, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी भी। और जो टैक्स जीडीपी का रेशियो इसलिए बढ़ा नहीं है। तो कुल मिला के चीजें तो बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन जब तक कि हमारी जनता में ये नहीं होगा कि जो ऑनेस्टली टैक्स देना है और जो टैक्स ऑफिसर हैं उनको ऑनेस्टली एक्ट करना है, जब तक ये बात नहीं आती है एक मतलब कमिटमेंट टू द नेशन, तब तक मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ काट निकाल ही लेते हैं। हम जो भी रूल इस्तेमाल करते हैं, जो भी नया रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उसका काट निकाल के और उसको जो फॉलो अप किया जाता है। तो इंडिया में रूल्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, यूरोप और अमेरिका में हमसे कहीं ज्यादा रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी रूल होता है उसको फॉलो अप किया जाता है, उसको जो इवेट किया जाता है। वो चाहे हम ट्रैफिक लाइट जंप करें, वो चाहे हम एनवायरमेंटल लॉ को जो मिसयूज करें, वो चाहे हम इंडस्ट्रियल लॉज को मिसयूज करें, वो चाहे लेबर लॉज को मिसयूज करें, जो भी लॉज होते हैं उसको हम जो काट निकाल लेते हैं और फिर उससे मतलब ब्लैक इनकम जनरेशन और टैक्स कॉम्प्लायंस वगैरह पे असर पड़ता है। तो ये हमारे एक प्रथा होनी चाहिए हमारे बिजनेस में और आम आदमी में कि हमें देश के लिए ये जो टैक्स है वो देना है जिससे कि देश की तरक्की हो। पर ये बात कैसे आएगी इसको बारे में सोचना पड़ेगा कि कमिटमेंट कैसे आए देश के प्रति। बिल्कुल सर, लोगों में कमिटमेंट और ऑनेस्टी इसमें काफ़ी ज़रूरी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शंका से पूरा मुझे उनकी बातों से लग रहा है। देखिए आज हम लोगों की शंका क्या है कि आज जो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार आप देख रही हो कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिशें करी, हर चीज में करी है, पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाया। चाहे नोटबंदी कर ली, चाहे जीएसटी में बदलाव कर लिया, भ्रष्टाचार का बोलबाला और बढ़ा है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, कालाधन कम नहीं हुआ। हमें लगता है कालाधन कम हो गया, कालाधन अभी भी देश में कम नहीं है। तो जो हमारे अभी अरुण कुमार जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से इतना सहमत जरूर हूं कि आज हमें जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, हमें डर क्या है कि प्रधानमंत्री रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनका चस्का लगा हुआ है, जो जिस तरीके से पहले वो
उनको फाइलों के अंदर पैसा कमाने का कहीं ऐसा ना हो। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आज जो सिस्टम नया लाना चाह रहे हैं उसमें नई व्यवस्था के अंतर्गत नए लोगों को काम सौंपना पड़ेगा, ताकि अगर हमें देश को सुधार करना है तो हमें हर जगह उसकी कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना कि इसके अंदर भी हमें हर तरह से परेशान किया जाए। अगर वो पैसा तो मिलेगा नहीं, अब क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होगा, हमें तो फायदा होगा, तो कहीं उसके चक्कर में हमें आम आदमी को नुकसान ना हो। दूसरी बात भी उन्होंने बार बार कही कि 15-16% टैक्स नहीं आ पा रहा। देखिए, एक तो आप देख रहे हो कि अर्थव्यवस्था काफी गिर रही है 5-7 साल के अंदर, फिर कोरोना महामारी आ गई। दूसरी बात ये हमारा टैक्स बहुत ज्यादा है, और कंट्री के मुकाबले हमारे यहाँ का टैक्स बहुत ज्यादा है, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी टैक्स देने के लिए प्रेरित हो। भाई आप ऐसा लेके आओ ना कि आप 30% तक टैक्स ले रहे हो, आप 15-20% से ऊपर टैक्स को मत जाने दो। कहीं ना कहीं आदमी को आज जैसे मतलब टैक्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी रखनी पड़ेगी। मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। देखिए दिशा जी, 1 मिनट के, एक तो टैक्स को आप सरलीकरण करिए, दूसरे टैक्स को कमी लाइए, क्योंकि आपने हर चीज में टैक्स लगा रखा है। आज जो आदमी है, आम आदमी है, इनकम टैक्स भी देता है, वो जो चीज खाता है, पीता है, घूमता है, खरीदता है। प्रदीप गुप्ता जी, आप ये कह रहे थे कि टैक्स में कुछ बदलाव की जरूरत है। आप क्या बदलाव आप देखते हैं कि ट्रेड के हिसाब से क्या कुछ बदलाव होने चाहिए इसमें? देखिए दिशा जी, मेरा जो मानना है इसके अंदर, आज हमारे यहाँ जीएसटी में हमने बार बार अपील करी। मैं एक एक चीज को बताना चाह रहा हूँ। जीएसटी हमारे अभी भी बहुत खराब है, 5 प्रकार की जीएसटी है। आप हर जगह जितने भी हमारे टैक्स के रिफॉर्म है, आप टैक्स को ऐसा करो, आज व्यापारी को अकाउंट रखना पड़ता है हर बात के लिए, हर चीज, मतलब आज हमें रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। आम आदमी तक को जो है सीए की सलाह लेनी पड़ती है। इतना आसान होना चाहिए कि बहुत आसान फार्म होना चाहिए कि वो फार्म के अंदर इतनी इनकम है, इतना टैक्स जमा करा दे। मतलब एक ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यापारी ना हो। व्यापारी, देखिए व्यापारी बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता। व्यापारी जो है व्यापार तो बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन कई बार व्यापारी जो है ऐसा नहीं बहुत क्वालिफाइड होगा। मेरा मानना है कि इतना आसान तरीका होना चाहिए कि जो हर आदमी को समझ में आ जाए। आपने उसके अंदर इस तरह टैक्स बच सकता है, ऐसे नहीं बच सकता। और कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमारे आदमी जुगाड़ में लगा रहता है कि कैसे टैक्स को बचत कर पाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे LIC लेंगे, कहाँ पे हाउस टैक्स दिखाएंगे, कहाँ मकान खरीदेंगे। इसको इतना आसान सरलीकरण कर दो इसको आप। और दूसरी बात यह कि जैसे आपने टैक्स लेना है, एक मुश्त टैक्स ले लो आप, एक तरीके से। जैसे हम बैंक का भी कहते हैं, बैंक के टैक्स के अंदर बैंक से हमने पैसा ले रहे हैं, आप वहीं पर एक लगा दो, वहीं पर आप टैक्स लगा दो। मतलब मेरा मतलब व्यापार के अंदर भी, चाहे वो जीएसटी के अंदर भी हो, जीएसटी में भी आप देखिए ना, आपने लिया, इनपुट लिया, फिर आगे इनपुट दिया, आप हर जगह आपको मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो भी आपका टैक्स सिस्टम है, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता है सरलीकरण की। हमने पहले मांग भी कर दी सरकार से कि जो इंडस्ट्री में जो माल बनता है वहीं पर आप टैक्स लगा लो। ये नहीं कि आप बार बार पहले वो हमें टैक्स का इनपुट दे रहा है, हम आगे इनपुट दे रहे हैं, फिर सरकार से क्लेम कर रहे हैं। ये इस तरीके से आदमी लग जाता है, फिर रिफंड नहीं सरकार से आता, रिफंड हमारा वहां लगा रहता है, हमारे व्यापार में काफी पैसा वहां भी रोक रहता है। तो मेरा मानना ये है कि सिस्टम इतने आसान होने चाहिए कि एक ही बार में टैक्स लग जाए। जो वन सिस्टम की हम बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम हर चीज में उलझ रहे हैं। व्यापार में ही हमें ध्यान रहना चाहिए, हमारे को इससे दूर रखना चाहिए, तो हमारा व्यापार और सुगमता से चल सकता है, हमें और आसानी हो सकती है, हम व्यापार में और भाग सकते हैं कि टैक्स भी कम हो और सरलीकरण हो। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर रवि जी आपसे है। सर, जिस तरह से प्रदीप जी बोल रहे हैं कि आसान होना चाहिए, और आज हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने 3 वर्ड का इस्तेमाल किया था, सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस, जहां पे ये बताया गया था कि जो भी आयकर विभाग के लोग होंगे वो उलझाने के बदले लोगों को सुलझाएंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे, वहीं पेनलेस होगा ये चीज़। तो क्या अब जो ये नया रिफॉर्म आया है उसके बाद ये सब जो परेशानियां लोगों को होती है वो अब परेशानियां खत्म हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी बात है कि आज सरकार, प्रधानमंत्री जी के बयान से ये भी साफ हुआ कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को मानते हैं कि काफी टैक्स जो है, जो प्रक्रिया है वो काफी पेनफुल है आम आदमियों के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार ने ये माना है तो उसका सलूशन यहाँ पर जरूर ढूंढने की बात करेगी। तो देखिए, पेनफुल किस लिए है, अब आप सरकार की थोड़ी सी पीछे की नीति मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, 10 लाख रुपए का अगर टैक्स का कोई केस होता था तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता था। सरकार ने आज जो बदलाव किया है उसमें है कि अब 1 करोड़ का जो टैक्स स्लैब होगा, जो टैक्स डिस्प्यूट होगा, वो अब जाएगा हाई कोर्ट में, और 2 करोड़ का होगा तो वो जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे क्या होता था कि आम आदमी को पहले इतनी ज्यादा परेशानी होती थी, जिसका भी टैक्स का अगर कोई ऐसा केस फंसता था, सर बार बार कोर्ट के चक्कर काटना, टैक्स ऑफिस के चक्कर काटना, ये बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों
को सॉल्व करने के लिए ही, क्योंकि एक अधिकारी होता था, वो दूसरे अधिकारी उस पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, उसके बारे में कोई अपना कमेंट नहीं दे सकता था, और कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट भी आपस में ईगो थोड़ा सा होता था, जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं मिलता था। कस्टमर कभी भी या फिर एक आम आदमी कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं टैक्स को ना पे करूं, चोरी कर लूं। वो चोरी करने का तरीका बताता कौन है? तरीका बताते ही सिर्फ वहां के अधिकारी है, और इसीलिए क्योंकि उनको अपना पर्सनल बेनिफिट वहां पर दिखाई देता है। अगर सीधी प्रक्रिया होगी तो आम आदमी भी उसको उसमें फंसना नहीं चाहेगा। वो भी जानता है कि, और इनकम टैक्स के नाम पे इतना डर फैला हुआ है कि आज कोई भी आदमी से आप अगर इनकम टैक्स का पूछे तो वो डर जाता है। लोगों को डर नहीं होना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात का कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारे अधिकार हैं, और हमारे अधिकार हैं, हम जो हम काम कर रहे हैं उसका हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। आज अधिकारी उसके पास कोई भी एक पॉइंट करके उसको डरा देता है और उसके बाद फिर उसके अंदर वो डर बैठ जाता है। तो ये चीज प्रधानमंत्री जी ने खुद मानी है, और इसी चीज को इजी करने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस तरीके की योजना बनाने की बात की है, जिससे कि अगर कोई केस है तो वो आपस में अलग अलग अधिकारियों के पास जाएगा, कोई उस केस को स्टार्ट करेगा, कोई उसकी अपील को देखेगा, कोई उसके रिव्यू को देखेगा, तो उसमें करप्शन बहुत कम होगा, और ये भी होगा कि इंडिपेंडेंट उसमें व्यू जा सकता है। और जब कोर्ट केस के चक्कर से आप थोड़े कम होंगे, सरकार का भी उसमें बहुत नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि 10 लाख का केस है तो सरकार का कोई नुकसान नहीं, सरकार की भी वकीलों की फीस जाती। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो जीएसटी से पहले जब आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो खास तौर से जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो लोग एक टैक्स का वकील रखते थे और साथ में सीए रखते थे, और उससे कहीं ना कहीं से टैक्स बचाते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो वकील अब बेरोजगार होते हुए नजर आए हैं, और दूसरी तरफ है कि अब सीए की भी कहीं ना कहीं से कम जरूरत पड़ रही थी। तो इस तरीके की जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, उससे आम आदमी भी आगे आएगा, और इस तरीके के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरे प्रोफेसर आपसे है। सर, जिस तरह से ये बात कही गई थी कि फेसलेस होगा, जो ऑफिसर होगा जो केस हैंडल करेगा उनको नहीं पता होगा कि ये किसका केस है, वहीं जो टैक्स पेयर होगा उनको नहीं पता होगा कि कौन सा ऑफिसर उनका केस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में भरोसा है, जो लोग डरते थे पहले टैक्स पे करने से, जो लोगों के अंदर डर था, वो डर अब खत्म हो जाएगा इसके बाद? जी नहीं, ऐसा है कि जो टैक्सेशन है, जैसे कि अमेरिका में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है, उसका डर सब में होता है, क्योंकि जो देखिए समझने की बात है कि जो हमारी इनकम है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। इनकम में एक हेग साइमंस डेफिनेशन होती है कि उसमें आपके जो तरह तरह की इनकम है वो उसमें इंक्लूड होती है। तो जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसका कितना रेवेन्यू है, कितना कॉस्ट है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फिर आपकी इनकम बन जाती है। तो कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, रेवेन्यू में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, और वो बिजनेसमैन अपने ढंग से उसको डिफाइन करता है। और होता क्या है उसमें कि रेवेन्यू को सप्रेस कर लिया जाता है, कॉस्ट को एनलार्ज कर दिया जाता है, और वही चीज जो इनकम टैक्स अफसर है उसको पकड़नी होती है कि क्या रेवेन्यू सप्रेस हुआ है, क्या कॉस्ट को इन्फ्लेट किया है। तो अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग काफी हद तक है। और जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद तो कितनी सारी फेक कंपनी पकड़ी जा रही हैं जो सिर्फ ये क्लेम कर रही है कि उनको इनपुट क्रेडिट मिले। जीएसटी भी समझा जा रहा था कि बहुत सिंप्लीफाइड होगा, लेकिन जीएसटी में इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया है कि छोटे बिजनेसमैन और कॉटेज सेक्टर तो उसको कोप ही नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन तो पहले ही से कंप्यूटराइज थे, वो उनके पास सुविधाएं थी जो वो कर पाते थे। पर लेकिन कुल मिला के अभी भी ये माना जाता है कि जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो परेशानी में रहते हैं अक्सर। तो मेरा मानना है कि जो इनकम टैक्स है या जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, उसमें भी बहुत सारे जो पेज हैं, तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा था, और प्रदीप जी ने भी कहा कि जो सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम इनकम को बड़ा सिंप्लीफाइड वे में जो डिफाइन कर पाएँ, जिससे कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएं। और जैसे कि आपने कहा कि फेसलेस होगा, तो ये पता नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं, तो लोग बिजनेसमैन के मन में ये भी डर होगा कि पता नहीं अगर वो गलत जो हो गया तो फिर कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने का भी कोई प्रोसेस है, ढंग का होगा या नहीं होगा, उनकी बात कोई सुनने के लिए होगा या नहीं होगा। तो मेरा मानना है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब तक ये कार्यान्वित नहीं होती है स्कीम, तब तक पूरी तरह से पता नहीं लगेगा कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर हम सोचते तो हैं बहुत अच्छी बातें कि ये हम कर लेंगे, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, लेकिन जब वो कार्यान्वित होती है चीजें तभी पता लगता है कि उसमें पेज कहाँ है और कौन किसका काट कहाँ पे निकाल रहा है। तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो ब्लैक इनकम जनरेशन है, उसमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इन्वॉल्व है
जिसके चलते हुए लोग राउंड ट्रिपिंग करते हैं, देश से पैसा निकाल के और उसको वापस राउंड ट्रिप कर लेते हैं। पहले मॉरिशस का रूट इस्तेमाल होता था, अब वो जो केमन आइलैंड का रूट इस्तेमाल करते हैं या सिंगापुर का रूट इस्तेमाल करते हैं, और उसके जरिए फिर अपना जो ब्लैक इनकम जनरेशन वो चलता रहता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, जिससे कि दुनिया में 90 टैक्स हेवन है और आप टैक्स हेवन के जरिए पैसा निकाल के उसको राउंड ट्रिप करके वापस ले आते हैं, इस पे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके जो लोगों को ये लगेगा कि कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ पे ही टैक्स डिक्लेयर कर दें। तो ये सारी चीजें अभी सामने आएंगी, और ये जब जैसे जैसे आएंगी तो समझ में आएगा कि कितना फायदा इसका मिला है, कितना नहीं मिला है। जैसे कि हमने सोचा था कि जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो हुई थी, उसमें लोग अपने आप ही वॉलंटरली आके जो डिक्लेयर कर देंगे, पर लोगों ने किया नहीं, तो उसके बाद फिर डिमोनेटाइजेशन आया। डिमोनेटाइजेशन के समय में भी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो लागू की गई, लेकिन उसमें भी ज्यादा पैसा नहीं आया। तो वॉलंटरली कैसे ये होगा और कैसे हम अपनी जनता को कन्विंस करेंगे कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि हम ऑनेस्ट होंगे, सरकार ऑनेस्ट होगी और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो ये हम कैसे कॉन्फिडेंस सब में लाएंगे कि जो ऑनेस्ट अगर हम रहेंगे तो सबका फायदा होगा, क्योंकि तब टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, तब हमारी सर्विसेज बेटर होंगी। अभी हम शिक्षा पे महज 4% से भी कम खर्च करते हैं, जबकि हमें 6% से ज्यादा खर्च करना चाहिए, और इसलिए ज्यादा नहीं खर्च कर पाते क्योंकि टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है। दूसरी बात एक और है कि जो 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक डायरेक्ट टैक्स होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, वो गरीब आदमी को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पड़ता है, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो जो अमीर आदमी है उन पे ज्यादा पड़ता है। तो हमारे देश में इतनी असमानता है कि 1% लोगों के पास 30% से ज्यादा आमदनी है, और जो नीचे के जो 50% हैं उनके पास महज 10% आमदनी है। तो इतनी जो असमानता है वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो ढंग से काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें वाइडर पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हुए हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपना डायरेक्ट टैक्स रेशियो बढ़ाएं, जिससे कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रेशियो जो जीएसटी वगैरह है उसको हम कम कर पाएं, जिसका बर्डन फिर जो हमारी जनता पे कम पड़े। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक ये पहल है, ये पहल को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये पहल आगे बढ़ती है और इसका कितना फायदा जो देश को मिलता है, आम जनता को मिलता है। और इस समय जब हम महामारी में चलते हुए हमारी जीडीपी जबरदस्त गिरा है, तो टैक्स कलेक्शन भी गिर रहा है। तो इस समय मेरा मानना है टैक्स कलेक्शन जो गिरा है उस पर भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से टैक्स रेवेन्यू आए, जिससे कि जो गरीब आदमी है, जिसकी नौकरी चली गई है या जो बिजनेस बंद होने के कगार पे आ गए हैं। केट कह रहा है कि 30% रिटेल ट्रेड बंद हो जाएगा, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि 30% जो छोटे बिजनेसेस हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, कई एयरलाइंस कोलैप्स कर जाएंगी क्योंकि जो एयर ट्रैवल इस समय 15% चल रहा है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो काफी कोलैप्स करने वाले हैं। तो इस समय देखना पड़ेगा कि जो सामने जो परेशानियां हैं बिजनेसेस की हैं, आम आदमी की रोजगार की है, उस पर इस सब का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जब अगर इसका एडवर्स असर पड़ता है तो हमारी समस्या और बढ़ जाएगी, अगर इसका बेनिफिशियल असर है तो इसका हमें फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। अगर बात करें पुराने रिफॉर्म्स की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आज भी मौजूदा सिस्टम गुलामी के कालखंड से चला आ रहा है, जो सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बदलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी तो ऐसा है कि देखिए, जब 1960 का हमारा जो टैक्स कोड था वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई, आपने देखा कैलडोर साहब आए थे कैम्ब्रिज से 1955-56 में, उन्होंने सबसे पहले हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था का एस्टिमेट लगाया था 4 से 5%। फिर जब वांचू कमेटी आई थी उसने 7% बताया, फिर हमारी NIPFP की कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने 18 से 21% बताया, और आज बढ़ते बढ़ते वो 60% के करीब पहुंच गई है। तो जितना जो काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तो उससे हुआ है कि जब बहुत सारे पेच निकाले बिजनेसमैन ने और बाकियों ने कि कैसे टैक्स बचाया जाए, और जैसे कहा गया कि उसमें मिली भगत सबकी थी, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, तो सबकी एक मिली भगत थी कि टैक्स या कैसे डायरेक्ट टैक्सेस इवेट किए जाएं। तो मेरा मानना है कि ये सारा कॉम्प्लिकेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि देश में एक कंसेंसस नहीं है कि देश के डेवलपमेंट के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट करें और उससे कितना फायदा पहुंचेगा। एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है जिससे कि लोग वॉलंटरली टैक्स पे करना शुरू करें। आप देखेंगे स्वीडन वगैरह में टैक्स रेट बहुत हाई होता है, जर्मनी में 45% के करीब डायरेक्ट टैक्स होता है, हमारे यहाँ तो अब घट के 30% हो गया है, और उसमें भी बहुत सारे कंसेशंस हैं, डिडक्शंस हैं, तो हम उतना 30% तो टैक्स ज्यादा देते भी नहीं हैं। तो इसलिए टैक्स रेट हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं है एडवांस कंट्री से कंपैरिजन में, और फिर हम वो भी नहीं देते क्योंकि यहाँ पे एक सोशल इनजस्टिस की फीलिंग है। सब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय सोचता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिजनेसमैन तो बच के निकल जाता है।
बिजनेसमैन कहता है कि बाकी बिजनेसमैन बच के निकल जाते हैं तो मैं क्यों अकेले टैक्स पे करूं। तो एक सोशल इनजस्टिस का सेंस है, वो चाहे अंबानी साहब में हो, वो चाहे जो गरीब जो रेहड़ी पटरी वाला है वो उसमें हो। तो एक सोशल जस्टिस का एक सेंस हमें लाने की बहुत जरूरत है, जिसमें इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट हो और डायरेक्ट टैक्सेस उससे फिर और बढ़ना शुरू होंगे। और जो लॉज हैं, जो टैक्स लॉज हैं, उनको सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज होंगे उतना आसान हो जाता है हमारे लिए ये बनाना। और फिर जो बैंकिंग सीक्रेसी है उसका इस्तेमाल करते हुए लोग जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रिजॉर्ट करते हैं। जितना फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है उतना टैक्स जो है इवेजन आसान हो जाता है। तो हमें इस तरह के रिफॉर्म भी साथ में लाने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो सिंप्लीफाई हो जाए और लोगों का कमिटमेंट टैक्स पेमेंट के लिए हो और डेवलपमेंट के लिए हो। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर रवि आपसे है। सर, जब से मोदी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि टैक्स के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, छूट दी जा रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि मोदी सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ में है कि जो टैक्स देने की प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि 2 से 3 चीजों पे सरकार का मेन फोकस है। बिल्कुल आपने सही बताया कि यहाँ पर सरकार का ये फोकस तो जरूर है कि टैक्स प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा इजी किया जाए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि शायद सरकार ये चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से टैक्स यहाँ पर देना शुरू करें, और उसके लिए लोगों को भी जो जिनकी इनकम है और आते हैं नहीं देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ईज किया जा रहा है। दूसरी तरफ है कि सरकार की इस तरीके की पॉलिसी से, जैसा खुद प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एफडीआई का निवेश जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर पहुंचा है, तो उसका फायदा है कि इकोनॉमी में, यानी कि आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार दोनों चीजों पे फोकस कर रही है कि एक तो जितना ज्यादा हो सके उतना सिंपल किया जाए टैक्स को, जिससे लोगों के अंदर डर दूर हो, और लोगों के अंदर जब डर दूर होगा तो एक दायरा और बढ़ेगा, लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो लोग अपने आप यहाँ पर टैक्स को देंगे। और दूसरी तरफ है कि इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए हमें बाहर का निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर हुआ तो उसका फायदा सीधे सीधे इकोनॉमी में मिलेगा। और जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी समस्याएं बहुत बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि अभी उभर कर आ रहा है कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा यहाँ पर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इससे पहले लेकिन ये ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर टैक्स को भी सुधारा जाए और लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि वो टैक्स दें। और इसीलिए सरकार ने बहुत जो लोग टैक्स देते हैं, आपने देखा होगा या मेरा पर्सनल खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि सरकार उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको प्रेरित करता है और उनको सम्मानित भी करता है कि आपने इस साल इतना टैक्स दिया है। तो इस तरीके के रिवॉर्ड भी स्टार्ट किए गए हैं, जिससे कि लोगों को भी उसका एहसास हो। तो मुझे लगता है कि आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पहिया चलाने के लिए FIIs का जो निवेश है उसको भी प्रेरणा मिलेगी। और जो खास तौर से जो स्टार्टअप बिजनेस हैं, जो इस चीज से लेकर के डरते हैं कि टैक्स की प्रक्रिया में उलझ जाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही शायद समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कंपनियां बनती हैं और कंपनियां बनने के बाद आपकी टैक्स प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इस तरीके की चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर सरकार करने की कोशिश कर रही। तो आने वाले समय में इसका फायदा जरूर होगा, और इकोनॉमिक पहिया जब अगर चलेगा तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और लोगों के अंदर डर भी दूर होगा। तो इसके लिए इस तरीके के अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी थे, और मुझे लगता है सरकार ने इसीलिए कहा कि वो बहुत ज्यादा पुरानी व्यवस्था थी यहाँ पर टैक्स की, और उसको आगे ईज करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। और धीरे धीरे मुझे लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ इस मामले में, कि धीरे धीरे सरकार इसको और स्टेप आगे ले जाएगी और ज्यादा ईज होगा यहाँ पर टैक्स देना इन्वेस्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि एक कस्टमर को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, और इकोनॉमी का पहिया भी यहाँ पे आसानी से चल सकता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा है कि जो टैक्स पेयर हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या ये माना जा सकता है कि टैक्स पेयर में अब भरोसा आ गया है और ये उनको हो गया है कि हाँ, हमको टैक्स भरना है? देखिए देसा जी, टैक्स तो जो हमारा आज कलेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। पहली बात तो हमारे टैक्स देने वाले ज्यादा संख्या में हो गए हैं, क्योंकि हमारी 5 लाख तक अब टैक्स में छूट मिल गई है, संख्या बढ़ गई है, लेकिन टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है। पर मैं एक बात जो अभी रवि जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था इनकी बात बड़े ध्यान से। इन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स वाले हमें सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे जो आदमी जो ज्यादा टैक्स देता है। मैं
ये तो अच्छी बात है कि हमें प्रोत्साहन करने के लिए उनसे उनकी ओर से कुछ मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो और कंट्री के अंदर जो इनकम टैक्स देता है, उनके बच्चों को स्कूल के अंदर फ्री शिक्षा मिलती है या उन्हें मेडिकल सुविधा मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को जितना हम टैक्स देते हैं, जितना व्यापारी वर्ग टैक्स देता है, जितना आम आदमी टैक्स देता है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ऐसे मिलने चाहिए टैक्स देने वाले को कि उसे कोई ये भी लगे कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल रहा है। आज मैंने लाखों रुपए टैक्स दिया है व्यापार के अंदर, आज मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उसका कोई रिटर्न नहीं है, उसका कम से कम 1% टर्न होना चाहिए या 2%, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि जो आदमी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है उसको एक इंश्योरेंस के बहाने उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसको कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके बच्चों को शिक्षा में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मेडिकल में सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब उसको ये केवल सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलता, और कंट्री में भी सुविधा मिलती है टैक्स देने वालों को। तो अभी हमारे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हमारा टैक्स जो है और कंट्री से कम है, कम नहीं है। टैक्स लगभग हमारा कई कंट्री के बराबर है, 30% टैक्स के हम दायरे में भी आ जाते हैं जो थोड़ा सा बिजनेस करता है, लेकिन सुविधा बिल्कुल नहीं है। टैक्स की जो चोरी होती है, हमें सरकार को प्रेरित करना चाहिए कि आदमी टैक्स की चोरी ना करे, टैक्स का स्लैब कम करे और सुविधा भी देती रहे उसकी जगह। तो कहीं ना कहीं सरलीकरण करें कि सरलीकरण हमारा अभी टैक्स का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत इजी तरीके से आदमी दे सके। और एक बात और भी जो प्रोफेसर साहब ने पॉइंट आउट करी थी कि देखिए आज सरकार चाह रही है कि सारा काम ऑनलाइन हो, सारी अपील ऑनलाइन कर दो आप, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो आम आदमी है, आम व्यापारी है, जो अधिकारी हैं, जैसे पहले तो हम मिल लेते थे उससे एक बार को मान करके, कहीं ना कहीं ये भी शंका है कि कहीं उसकी आड़ में शोषण ना हो, कहीं उसे दिक्कतों का सामना ज्यादा न करना पड़ जाए, कहीं उसके साथ में अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई उसके साथ में टेस्ट का असेसमेंट गलत हो जाता है, तो कहीं उसको ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़ जाए कि उसे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी, मतलब उसको व्यापारी को भी कहीं ना कहीं डर हो सकता है। तो मेरा मानना ये है इस बारे में कि सरकार का जो अभी व्यवस्था है ये जब चालू होगी, जब ये लागू होगी, क्योंकि सरकार ने जो हमारी नोटबंदी का करा था, नोटबंदी का भी हमें परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिला। आने वाले समय के अंदर लोगों ने आलोचना भी करी कि नोटबंदी के हमारे भी व्यापारी मर गया, व्यापारियों के पैसे डूब गए। सरकार की कोशिश अच्छी थी, सरकार ने जीएसटी करी, पर जीएसटी के बाद में व्यापार में दिक्कतें आई है। जीएसटी अभी तक 37 काउंसिल मीटिंग हो चुकी है, पर जीएसटी अभी तक जो है पूरी तरह फिट नहीं है। 5 प्रकार की जीएसटी है, 28% तक की जीएसटी लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान है उसके अंदर, उसको समझने में, उसके इनपुट लेने में। तो मेरा मानना है कि अगर ये सिस्टम सरकार करती है, हमें इसके परिणाम देखने पड़ेंगे, हमें इसका बिल्कुल हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके परिणामों का, हमें वेट करना पड़ेगा इसकी सच्चाई का। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं सवाल एक मेरा आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर आपसे है, क्योंकि चर्चा खत्म करने का समय हो चुका है। एक छोटा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नई नीतियां लाई जा रही है और प्रधानमंत्री द्वारा जो ये कहा जाता है आत्मनिर्भर योजना के बारे में, तो क्या इन नीतियों के बदले आत्मनिर्भर भारत की जो योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई है उसको बल मिल पाएगा? देखिए, अगर ये जो टैक्स रिफॉर्म है ये सही ढंग से हुआ तो बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत को फायदा पहुंचेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो उससे आत्मनिर्भर भारत वाली जो नीति है वो तो कामयाब नहीं होगी। और ये समझना होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का महज 5-6% है, जबकि हमारा जो 94-95% तो अपना इंटरनल इन्वेस्टमेंट है। और वो रेट हमारा गिर गया है, 2012-13 में वो पीक किया था 36% पे और वो गिर के 28% हो गया, और आज वो गिर के मेरे ख्याल में 5 या 10% रह गया है, क्योंकि जो महामारी के चलते हुए अब इन्वेस्टमेंट एकदम रुक गया है। तो हमें उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। पहले जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है तो आत्मनिर्भर भारत के पॉलिसी के तहत अगर इंटरनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो 28% जो पहुंच गया था जनवरी तक, उसको बढ़ा के दोबारा 35% करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और उसके लिए जो सारे के सारे जो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह है वो तो जरूरी है। लेकिन मेरा ये एक और मानना है कि जो हमारा जो एक एटीट्यूड है जो बिजनेस का और जो आम आदमी का, वो हम टैक्स नहीं देना चाहते। इसीलिए इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो 5.5% है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री में भी 9, 10, 11% होता है, डेवलप्ड कंट्री में 22-25% तक होता है। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स जो कंट्रीब्यूशन है देश में वो बहुत ही कम है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा है। काले धन की अर्थव्यवस्था को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सरकार कोशिश कर रही है, पिछले 6 साल से तरह तरह के प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन उसका अभी कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहता है इंडिया में टैक्स टेररिज्म है। जर्मनी से जब एंजेला मेर्केल जी आई थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे मीडियम बिजनेस इंडिया आना चाहते हैं वो जो टैक्स टेररिज्म से घबराते हैं। जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर जो फ्रांस गए थे जो राफेल लेने, तो वहां पे जो सीईओ थे
जो राफेल के जो बनाते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैक्स टेररिज्म है। तो मतलब लोगों को ये लगता है कि टैक्स टेररिज्म है, इसको तो सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है और ये बात बदलनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे इंडिया में टैक्स टेररिज्म नहीं है। और फाइनली जो मैं बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है वो तो टैक्स के दायरे के बाहर है, डायरेक्ट टैक्स के, वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आता है। तो असंगठित क्षेत्र जो इससे बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, उसके लिए प्रावधान करना जरूरी है। और वहां पे क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है, तो वो उसको क्या जो फायदा मिलेगा और इस सब से जो क्या मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आ पाएगी। बिल्कुल सर, इंतज़ार हमको करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि जिस तरह से रिफॉर्म जो नया आया है वो किस तरह से उसका किस तरह से वो लाभ दे पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टैक्स रिफॉर्म की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले करदाताओं के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम से एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया और कई मौकों पर ईमानदार करदाताओं की तारीफ तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे टैक्स पेयर के लिए ये बड़ा प्रोग्राम भी शुरू किया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये कहा गया है कि ये पेनलेस सीमलेस होगा, जहां पे जो करदाता होंगे उनको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और लोकतंत्र में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।